आचार्य लॉ क्लासेस। अब हम इसकी साइबर लॉ की नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे कि आईटी एक्ट 2000 में आया इंडिया में, फिर उसको बहुत जल्दी 2008 के अंदर ही अमेंडमेंट करना पड़ा। तो ऐसी क्या बेसिक चीज़ें थी कि उसको इतना जल्दी अमेंडमेंट करना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं 2 कोट्स आपको बता देती हूँ जो यूएस नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ यूएसए ने दी है। द मॉडर्न थीफ कैन स्टेल मोर विद ए कंप्यूटर देन विद ए गन। कि आज का आने वाला जो चोर है वो गन से ज़्यादा किससे चोरी कर सकता है, सिर्फ मतलब साइबर क्राइम्स के थ्रू वो ज़्यादा क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेररिस्ट हैं वो बॉम्ब से ज़्यादा तबाही किससे मचा सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक जो कंप्यूटर से करते हैं उससे करके वो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये कि जो साइबर क्राइम है उनका लेवल क्या है, बहुत एक्सट्रीम है। इसीलिए यूनिसेट्रल ने बहुत जल्दी अपना एक क्या मॉडर्न लॉ बना के कंट्रीज़ के सामने रखा कि उनको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, अपने देश के अंदर इस तरह का कोई लॉ लाना चाहिए जो इन सारे क्राइम्स को रोकने का काम कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं आईटी एक्ट इंडिया के अंदर कब एप्लीकेबल हुआ था। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 2000 में इसको लाया। 1997 के अंदर यूनिसेट्रल ने मॉडल लॉ बनाया था। 1998 के अंदर इंडिया ने उसको क्या कर दिया था, बिल को ड्राफ्ट कर दिया था और 2000 के अंदर उसको एप्लीकेबल कर दिया था। ठीक है, और ये एप्लीकेबल हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। और ऐसा करने वाला इंडिया 12th कंट्री था जिसने अपने यहाँ पे क्या किया था, इस लॉ को एप्लीकेबल करवाया था। अब ये जो 2000 के अंदर ये आया, फिर उसके बाद में 2008 में इसका अमेंडमेंट हुआ। अब इस बीच में जो सिचुएशन रही और जो केस लॉज आए उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहला जो केस आईटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था इंडिया के अंदर वो हुआ था फरवरी 2001 के अंदर, मतलब कि 4 महीने बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। ये केस फेमस है वेबसाइट के नाम से। इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि 2 भाई थे, उन्होंने एक वेबसाइट बनाने की कंपनी बना रखी थी। अब उस वेबसाइट बनाने वाली कंपनी से किसी एक कस्टमर ने अपने किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करवाई। अब उस डिज़ाइन करवाने के बाद जब नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो उसको हम क्या करवाते रहते हैं, अपडेट भी करवाते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं किसी कंपनी के और एक सी पर्सन है, इसने क्या करवाई है, अपने लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है इन दोनों पर्सन से। ठीक है, अब ये इससे क्या है, टाइम टाइम पे जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है उससे पहले वेबसाइट को भी क्या करवाता है, डेवलप करवा लेता है और उसको अपडेट करवा लेता है। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों इस पर्सन ने इनको क्या नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है अपनी वेबसाइट बनवाने का। तो इन दोनों के पास क्या ऑप्शन आ जाता है कि इन्होंने उस वेबसाइट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने इस वेबसाइट को बंद किया वैसे ही इस सी पर्सन ने इन दोनों के ऊपर क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया कि इन्होंने मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इलीगल एक्सेस किया है। और ये जो इलीगल एक्सेस है वो सेक्शन 66 आईटी एक्ट के अंदर पनिशेबल है। और इतना पनिशेबल है कि इसको बिना कॉग्निजेंस यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के भी पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो इन दोनों भाइयों को हैंड टू हैंड अरेस्ट कर लिया गया और 6 डेज इनको जेल में रहना पड़ा। अब इन्होंने जो इसके ऊपर सेक्शन लगाए थे वो सेक्शंस थे आईटी एक्ट का 66 और 403 आईपीसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यदि ऑर्डिनरी सेंस में देखा जाए तो यदि इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट इसको बेचा वेबसाइट, यदि ये इसका पेमेंट नहीं करता है तो इनके पास ऑप्शन क्या है कि ये वेबसाइट को बंद कर सकता है। लेकिन आईटी एक्ट के सेक्शन 66 में क्या लिखा है कि कोई भी आपकी
वेबसाइट पे या फिर कंप्यूटर पे इलीगल एक्सेस करता है तो वो क्या है, पनिशेबल है। तो इस चीज़ का डिफेंस लेते हुए इन्होंने इसको क्या करवा लिया, इन दोनों भाइयों को अरेस्ट करवा लिया। और 103 जो IPC लगा था वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि इसने क्या किया था, इन लोगों के बीच में एक तरीके से क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि ये क्या करेंगे, इनके लिए काम करके देंगे और बदले में इसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने, इन दोनों ने क्या किया था, इसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, इसीलिए इनके ऊपर ये सेक्शंस लगे और इनको जेल भी हुई। लेकिन अब इसको ऑर्डिनरी सेंस में जब आप देखोगे तो देखा जाए तो इन दोनों के साथ गलत ही हुआ है, क्योंकि न तो ये अपने पेमेंट की क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है। और कोई यदि अपना प्रोडक्ट बेचता है और यदि उसका पेमेंट नहीं आता है तो वो उसको क्या कर सकता है, वहीं पे रोक सकता है, और इन्होंने वही किया था। तो वैसे देखा जाए तो सही था, लेकिन IT एक्ट के हिसाब से क्या था, ये गलत था, तो इसीलिए इनको क्या मिली, पनिशमेंट मिली। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है, काफ़ी सारे केसेस में और आगे भी चलती रही, इसीलिए IT एक्ट को जल्दी अमेंडमेंट लाने पड़े। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है असीम त्रिवेदी केस। असीम त्रिवेदी इंडिया के एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था कि अपने फेसबुक के ऊपर एक इस तरह का पोस्ट बनाया, अपने सत्यमेव जयते का सिंबल कभी देखा हो तो उसके चारों तरफ में 4 शेर का फोटो लगा हुआ है, तो उसकी जगह पे इन्होंने 4 डॉग के फोटो लगाए और उस सिंबल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, और उसके नीचे ये टैगलाइन भी लिख दी कि यहाँ की जो सरकार है, भारत की सरकार भ्रष्ट है। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने इस तरह का एक FB पर पोस्ट डाल दिया। अब इनके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होने वाले थे वो एक तो सेक्शन 66 IT एक्ट, एक जो सेक्शन है सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट। ये दोनों एक्ट इस पे क्या होने वाले थे, एप्लीकेबल और ये एक्ट है 1971 का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसको इंसल्ट किया था, जो नेशनल एक तरह का जो डायग्राम है, जो नेशनल हम जिसको हम बोलते हैं टैग है हमारा सत्यमेव जयते का, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया था। तो इनके ऊपर ये दोनों चार्जेस लगे और इनको पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट किया, और अरेस्ट करते टाइम इनसे पूछा गया कि इनको किसी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है, तब भी इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने एक ही चीज़ बोली कि इंडिया के अंदर आपको राइट टू एक्सप्रेस दिया हुआ है, आप अपनी कोई भी बात है वो क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। आर्टिकल 19(1) के अंदर दे रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ ऐसा करता है तो आप उसको क्या कर रहे हो, जेल में डाल रहे हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सरकार के लिए कुछ गलत किया है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो और उसके लिए पनिशमेंट भी दे सकते हो। तो इनका जो पॉइंट था वो एक तो गलत था क्योंकि इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया था सत्यमेव जयते को। बाकी जो दूसरा पॉइंट है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो तो सेक्शन 66 में तो पनिशेबल है। ये एक दूसरा फेमस केस। अब हम तीसरे केस पे जाते हैं, वो भी काफ़ी फेमस रहा है। थर्ड केस है श्रेया सिंह केस। ये केस मुंबई का है। श्रेया सिंह एक 21 ईयर ओल्ड गर्ल है। इन्होंने बाला साहब ठाकरे जो हैं उनकी डेथ के ऊपर एक क्या कर दिया था, FB पर पोस्ट कर दिया था।
ये इस केस के नाम से भी फेमस है। पोस्ट क्या किया था कि जब इनकी डेथ हुई थी बाला साहब ठाकरे की, तो मुंबई में ये एक क्वेश्चन चल रहा था कि मुंबई को एक दिन के लिए बंद करना चाहिए क्योंकि ये एक राज्य शोक है एक तरीके का। तो इन्होंने जो पोस्ट किया था वो ये था कि ऐसे तो दुनिया में बहुत से लीडर्स आते हैं और मर जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ना कोई पूरी मुंबई को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का इन्होंने एक पोस्ट बनाकर FB पर शेयर कर दिया। उस पोस्ट को इनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने लाइक किया। जब कोई किसी की पोस्ट को लाइक कर देता है तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। अब जब कोई इसको ट्रांसमिट करने का काम, जब इन्होंने इसको पोस्ट डाला और फिर लाइक कर दिया तो इन्होंने क्या किया है, ट्रांसमिट करने का काम किया। अब ये दोनों इसमें क्या बन गए हैं, एक्यूज बन गए हैं। जब ये पोस्ट पता चली, इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, सेक्शन 66 IT एक्ट, डिफॉर्मेशन। इन दोनों को क्या हो गई, हैंड टू हैंड अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ने, और अरेस्ट करके इनको कम से कम 6-7 डेज़ के लिए जेल में रखा जाना था। लेकिन फिर बाद में इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, इस तरीके की चीज़ों को। कहने का मतलब ये सेक्शन जो 66 है उसके अंदर किसी को थोड़ा सा भी बुरा लग गया है आपकी बात का, तो आपको क्या जाना है, फिर सीधा जेल ही जाना है। और इस वाले केस में जिस फ्रेंड ने इस पोस्ट को लाइक किया था उसके अंकल के क्लिनिक पे भी काफ़ी तोड़फोड़ मचाई गई थी, और उसके बाद में केस जो सॉर्ट आउट हुआ था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ हो जाती है, इस तरह का एक एक्सक्यूज़ देकर। लेकिन चीज़ जो है वो क्या है कि ये आर्टिकल 119 जो है हमारे इंडिया का, उसके साथ में ये सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी होता जा रहा था धीरे धीरे। और एक इसका थोड़ा फनी सा केस है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। 4th वन केस जो है वो फेमस है तोता सिंह के नाम से। तोता सिंह जो है पंजाब के एक मिनिस्टर हैं, थे उस टाइम पे। अब इनके जो कुछ फ्रेंड हैं और जो कुछ साथ वाले जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने FB के ऊपर इनका जो नाम है तोता सिंह, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पैरट सिंह के नाम से इनको कुछ कमेंट कर दिया। बस ये पैरट सिंह तोता सिंह की जगह जैसे पैरट सिंह होता है वैसे इनको क्या लग गया है, बुरा लग गया है, और इन्होंने सेक्शन 66 IT एक्ट केस फाइल कर दिया। और इसके अंदर 2 तो NRI और बाकी 3 कोई मिनिस्टर शामिल थे। उन 5 को क्या हुई, फिर जेल हुई और उसके बाद में इनको बेल हुई। लेकिन क्या है कि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, वो भी क्या बनते जा रहे थे, इस IT एक्ट में आने के बाद इशू बनते जा रहे थे। तो कुछ इस तरह के केस। अब कुछ हम इसके सीरियस केस पे भी जाते हैं जो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि हाँ सेक्शन 66 होना चाहिए इसके अंदर। हैदराबाद का केस है, नाइजीरिया केस के नाम से फेमस है। लोकेशन इसकी हैदराबाद है। इसके अंदर क्या है, इसको नाइजीरिया केस इसलिए कहा जाता है, नाइजीरिया के 8 जो लोग थे वो क्या करते थे, फ्रॉड करते थे ऑनलाइन। अब वो फ्रॉड कैसा होता था कि मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट पे जाके क्या करते थे, अपना एक अकाउंट बनाते थे जिसपे किसी भी हैंडसम लड़के का फ़ोटो लगाया और उस पर पोस्ट कर दिया करते थे। अब जब वो फ़ोटो लड़कियां देखती थी तो बात करती थी, बात करने के बाद जब थोड़ा रिलेशन आगे जाता है तो वो उनसे कॉल पे बात करने के लिए भी बोलती थी। तो वो हमेशा ये कहते थे कि हम, और अपने आप को NRI बताया करते थे कि हम इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से हैं। तो जब
उनको कॉल करने के लिए बोला जाता तो वो ये कहते थे कि इंटरनेशनल चार्जेस बहुत लगते हैं फ़ोन पे, तो इसीलिए हम क्या है चैट पे ही बात कर लेते हैं और चैट पे कंफर्टेबल है। चैट पे बात करते करते जब बहुत ज़्यादा रिलेशन सीरियस हो जाता है तो वो हमें इस चीज़ को बता देते हैं कि अब हम इंडिया आने वाले हैं और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आएंगे। तो अब इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने एक हैदराबाद की लड़की के साथ फ्रॉड किया। सेम चीज़ जो थी वो यही सिचुएशन थी कि फ़ोटो किसी और का, बात कोई और कर रहा है, चैट चल रही है। उसने एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन मैं इंडिया आने वाला हूँ। अब जब वो इंडिया आने वाला है उसी दिन क्या है, मॉर्निंग में उस लड़की के पास में एक कॉल आता है कि यहाँ पे हमने एक पर्सन को पकड़ा है जिसके पास में लगभग 20 लाख का सामान है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो बन रही है वो बन रही है 5,40,000 रुपये। उस पर कस्टम ड्यूटी बन रही है और यदि आप उस कस्टम ड्यूटी को पे नहीं करते हो तो हम क्या है उस पर्सन को अरेस्ट करके रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये कॉल कहाँ से आती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी से। अब जब फ़ोन एयरपोर्ट अथॉरिटी से आता है तो लड़की उस चीज़ को क्या मानती है? जेन्युइन मानती है और वो ये सोचती है कि जब 20 लाख की चीज़ें कोई लेके आ रहा है जिसके अंदर गोल्ड है, वैल्यूएबल एसेसरीज़ हैं, वॉचेज़ हैं, फ़ोन है, आईफोन है, तो 5,40,000 रुपये देने में क्या दिक्कत है किसी को भी? यदि वो इतना अमाउंट दे भी देती तो भी उसके पास में 14,16,000 रुपीज़ फिर भी बचते हैं, 60,000 रुपीज़ फिर भी बचते हैं। तो ये सोच के क्या करती है और उसके बाद उसको जो एक थोड़ा सा और जो डराया जाता है वो ये है कि ये जो कस्टम ड्यूटी आप पे नहीं करते हो तो इस पर्सन के साथ साथ आपको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये वो जो सारी चीज़ें लाया है वो आपके लिए लेके आया। तो लड़की इस बात से थोड़ा और डर जाती है, इसलिए वो क्या कर देती है 5,40,000 रुपये बताए हुए अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। ट्रांसफ़र करने के जिस बात क्या होता है, फ़ोन भी स्विच ऑफ है, मैट्रिमोनियल साइट पे भी उससे बात नहीं हो पा रही है। अब उसके साथ क्या हो गया है, बड़ा वाला फ्रॉड हो गया है। फिर जब इस केस को फाइल करती है वो पुलिस स्टेशन में, तब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और सारी चीज़ें जो पकड़ने आती है तो पता चलता है कि ये पूरा एक गैंग काफ़ी टाइम से काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर और अब तक इन्होंने 31 गर्ल्स के साथ ऐसा फ्रॉड कर चुके हैं और ये 32 नंबर की गर्ल थी जिसके साथ में इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया था। ठीक है, तो ये इसके क्या थे नेगेटिव एस्पेक्ट थे, क्योंकि इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। सिर्फ आप ऑनलाइन तरीक़ों से ही बात कर रहे हो तो उसमें क्या है आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि कौन पर्सन कैसा है। तो ये नाइजीरिया केस। अब इसके बाद में एक केस और है कार्ड क्लोनिंग केस के नाम से फेमस है। ये केस है झारखंड से। इसके फैक्ट कुछ ऐसे हैं कि 5 जो IT इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपनी ये गैंग बना रखी है। और वो गैंग किस तरह से काम करती है कि ये लोग ATM मशीन जो होती है उसको हैक करने का काम करते हैं। हैक कैसे करते हैं? उसको थोड़ी देर के लिए हैंग कर देना किसी भी मशीन को। तो इसमें हुआ ये था कि एक लेडी अपना कार्ड लेके जाती है ATM पे, तो अपना जैसे ATM लगाती है तो वो ATM कार्ड उसी में क्या हो जाता है, रह जाता है। अब वो जब उसमें रह जाता है तो उनमें से ही कोई एक आता है और उसकी हेल्प करने का वो करता है कि मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। जैसे ही वो देखता है, क्योंकि उन्हें जब हैंग करना आता है तो उसको हैंग खोलना भी आता है, क्योंकि वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्हें सारी चीज़ें पता है, तो वो हैंग भी खोल देते हैं। जैसे ही हैंग खुलता है वो उसके पीछे ही खड़ा रहता है और वो जैसे लेडी कार्ड लगाती है एक और पर्सन अंदर आ जाता है उन्हीं में से, जिसके पास में कार्ड क्लोनिंग मशीन होती है। और वो जैसे ही डालती है अपना जैसे ही अपना कार्ड लगाती है वो फिर से मशीन हैक होती है, फिर से वो उसको चेक करने के लिए करता है और उसका कार्ड जब हाथ में लेता है उसी टाइम पे वो कार्ड को कहाँ कर देता है, कार्ड की क्लोनिंग करने के लिए दूसरे वाले पर्सन को अपना कार्ड दे देता है।
जैसे ही उस मशीन के ऊपर यदि 2 बार कार्ड लगाया जाता है तो उसके सारे बारकोड और वो सारी चीज़ें रीड कर लेती है मशीन, और सेम टू सेम वैसी की वैसी फ़ोटोकॉपी उसको बना देती है उस कार्ड क्लोनिंग मशीन से। तो वो मशीन से कार्ड की क्लोनिंग हो चुकी है। दूसरी बात है, जब उसको कार्ड दे दिया जाता है तो वो अपना क्या करती है, पिन नंबर लगाती है, तो पिन नंबर भी वो लोग देख लेते हैं। अब पिन नंबर मिल जाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जाके उस टाइम पे तो कुछ नहीं करते, वहाँ से चले जाते हैं और घर पे जाके उस कार्ड क्लोनिंग की जो मशीन है उससे क्या कर लेते हैं, दूसरा कॉपी कार्ड निकाल लेते हैं। अब उस कॉपी कार्ड को निकालने के बाद वो उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड से यूज़ करने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास में क्या है, उसका पिन भी है, उन्हें पिन भी पता होता है। ऐसा करके वो क्या कर लेते हैं, उस लेडी के अकाउंट से 19 लाख रुपीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, जब ये 19 लाख रुपीज़ की बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया तब इसने कंप्लेन करी पुलिस में, और पुलिस ने जब पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो फिर पता चलता है कि इसके अंदर 5 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो शामिल हैं, और वो ऐसा कई बार ऐसी फ्रॉड कर चुके हैं। और ये जो इन्होंने फ्रॉड करी थी वो 11th टाइम की उस लेडी के साथ में, कि उससे पहले भी वो कई सारे इस तरह के फ्रॉड कर चुके होते हैं। तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम है वो पॉसिबल हो रहे हैं मशीनों के थ्रू। अभी कार्ड क्लोनिंग मशीन के अंदर क्या कर देते हैं, वो पूरे उस कार्ड की कॉपी ही बना देते हैं, क्योंकि उसके बारकोड वगैरह सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती है। तो इस तरह से क्या है, क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसलिए IT एक्ट में सेक्शन 66 को डालना भी ज़रूरी था, कि जैसे ही उस क्रिमिनल का पता चले हैंड टू हैंड उसको क्या कर लिया जाए, बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे थे उनके साथ में गलत भी हो रहा था। जो हमने प्रीवियस 3 केस पढ़े उसके अंदर इतना सीरियस मोड के वो केस नहीं थे। बस उन केस के अंदर क्या था कि किसी को थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है आपकी बात का, तो आप उसको क्या करवा सकते हो, अरेस्ट करवा सकते हो। और ये वाले जो केस हैं वो ये सारे कौन से हैं, थोड़े सीरियस मोड के केस है, कि इसके लिए कंपलसरी था। तो इसीलिए फिर 2008 के अंदर अमेंडमेंट करके सेक्शन 66A को ऐड किया गया, ताकि क्या है, इसका जो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको क्या किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, ताकि क्या है कि जो जेन्युइन पर्सन्स हैं उनको सीधी पनिशमेंट ना हो, या फिर उनको सीधा अरेस्ट ना किया जाए। कम से कम उनको इतना मौका तो दिया जाए कि वो अपनी बात को बता सकें, या फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो थोड़ा से इसके जो फेमस केस लॉज हैं उसके ऊपर ही था। और इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि 24 मार्च 2015 को इसको 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं रही, इस सेक्शन को एक तरीके से ख़त्म कर दिया 2015 में। लेकिन क्योंकि ये क्या होता जा रहा था, आर्टिकल 19 के साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा था। क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारे को कुछ भी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली हुई है, वहीं पे दूसरी तरफ IT एक्ट उस फ्रीडम को क्या कर रहा था, बाउंड कर रहा था, थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो कुछ फेमस केस लॉज पे था, क्योंकि 2000 से लेके 2008 के बीच में कुछ ऐसे केस लॉज हुए जिसकी वजह से इसमें अमेंडमेंट लाना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, आगे की नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम IT एक्ट का एप्लीकेबल स्कोप और इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।